वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आई एम अमित वरीदी किलोर। इस बार के यूपीएससी मेंस का एक क्वेश्चन तो इस बार तय है, क्वाड के ऊपर। सम काइंड ऑफ एनालिसिस जरूर आएगा क्वाड के ऊपर, क्योंकि क्वाड फॉरेन पॉलिसी का, थिंक टैंक्स का बहुत ही मेजर टॉपिक बन गया है। सेवरल ऑफ द पॉलिसी थिंक टैंक्स और कुछ बड़े जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स होते हैं हैव सीन द डेवलपमेंट एंड द राइज ऑफ क्वाड एज एन एशियन नेटो। क्वाड 4 कंट्रीज का समूह है, जिसके अंदर जापान है, यूएसए है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। कहीं ना कहीं पर ऐसा लगता है कि ये एक एंटी चाइना इनिशिएटिव है, कि चाइना के राइज को रोकने के लिए बनाया गया है, क्योंकि इन चारों कंट्रीज का इंटरेस्ट है चाइना को रोकने में और इंडो पैसिफिक में पीस एस्टेब्लिश करने में, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने में। Hence it has been called as एशियन नेटो, यानी कि एशियन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रीटी, इस नेटो का मतलब है कि एक मिलिट्री अलायंस है इस प्रकार से। हाउएवर हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने राइजीना डायलॉग पर इस बात को क्लियर किया है कि क्वाड इज नॉट एन एशियन नेटो। आइए इससे संबंधित जो जो मुद्दे हैं उनको समझते हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वाड बेसिकली रिवाइव कर दिया गया था 2017 में, और तब से लेके इस साल सबसे फर्स्ट एवर समिट ऑफ द क्वाड कंट्रीज जब हुआ है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस। काफी आसान है, सरल है, कौन कौन से मेंबर्स हैं किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के या किसी भी समिट के, ये जो याद रहने चाहिए। और क्वाड क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बनकर उभरा है पिछले 1-2 साल के अंदर, इसको तो ध्यान से याद रखिएगा। मेनी कमेंटेटर्स हैव रेफर्ड टू द क्वाड एज एशियन नेटो। अभी अभी रिसेंटली इस समय एक फोरम चल रहा है जिसका नाम है राइजीना डायलॉग। राइजीना डायलॉग क्या होता है, आइए उसको अंडरस्टैंड करते हैं, सो दैट वील बी एबल टू गेट द हैंग ऑफ द थिंग्स। राइजीना डायलॉग एक मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस है। इट इज कमिटेड टू एड्रेसिंग द मोस्ट चैलेंजिंग इशू फेसिंग द ग्लोबल कम्युनिटी, यानी कि बड़ी सारी सी गवर्नमेंट, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, बेसिकली प्राइवेट वाले जो होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, वो एक जगह पर मिलते हैं और जो भी देश के सामने कुछ जो मेजर इश्यूज फेस कर रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। उनके बारे में कुछ पेपर्स या कुछ रिसर्च जो होती है उसको पब्लिश किया जाता है, उनको डिस्कस किया जाता है। ग्लोबल लीडर्स इन पॉलिसी, बिजनेस, मीडिया एंड सिविल सोसाइटी। आप याद रखिए कि हर एक जो भी कोई समिट होता है या जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो भी कोई प्रोजेक्ट होता है, उसमें आपको पता रहेगा कि कौन कितने किस किस प्रकार के स्टेक होल्डर्स अवेलेबल है। कुछ होती है जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट अवेलेबल होते हैं, कुछ होते हैं जिसमें गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के लोग अवेलेबल होते हैं। राइजीना डायलॉग के अंदर मल्टीलेटरल है, जैसे कि पॉलिसी है, बिजनेस है, मीडिया है, सिविल सोसाइटी है। दे मीट इन न्यू दिल्ली। राइजीना डायलॉग जो होता है वो न्यू दिल्ली में होता है, नाम से ही पता चल जाएगा। बेसिकली राइजीना, राइजीना इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है वो राइजीना हिल पर लोकेटेड है और वहीं से ये नाम डिराइव किया गया है। They meet and they discusses a wide range of pertinent इंटरनेशनल पॉलिसी मैटर्स। ठीक है, डायलॉग को मल्टी स्टेक होल्डर्स, क्रॉस सेक्टोरल डिस्कशन, ऑब्वियसली जैसे कि मीडिया से लेके बिजनेस के बीच में, बिजनेस से लेके सिविल सोसाइटी के बीच में क्रॉस सेक्टोरल है, इस जिसमें हेड ऑफ स्टेट, कैबिनेट मिनिस्टर्स, लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, प्राइवेट सेक्टर एग्जीक्यूटिव्स, मेंबर ऑफ मीडिया एंड एकेडमिक्स, सबके सब मिलते हैं और इंटरनेशनल पॉलिसीज के जो भी इश्यूज होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन होता है। कॉन्फ्रेंस इज hosted by the Observer Research Foundation in collaboration with the Ministry of External Affairs। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। Observer Research Foundation क्या है? Observer Research Foundation is a think tank। You will be needing the PDF of this class. I'm pretty sure you will be needing it। इसके लिए आप इसके साथ इस टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे ज्वाइन कीजिए, जहां पे मैं PDF और नोटिफिकेशन शेयर कर देता हूं। साथ में हम इस मुद्दे के बारे में जब कुछ अच्छा करंट अफेयर होता है तो हम उसको डिस्कस भी करते हैं वॉइस चैट्स के द्वारा। कमिंग बैक टू द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इट्स एन इंडिपेंडेंट थिंक टैंक बेस्ड इन न्यू दिल्ली। इट सीक्स टू लीड एंड एड पॉलिसी थिंकिंग टुवर्ड्स बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्परस इंडिया। इनका जो बेसिकली एम है, जो भी अपनी वेबसाइट पर बताते हैं, और इक्विटेबल वर्ल्ड एंड हेल्प डिस्कवर एंड इन्फॉर्म इंडियाज चॉइसेस, इंडियन वॉइसेज एंड फोरम्स शेपिंग ग्लोबल डिबेट्स। इसका मैंडेट है टू सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजी, गवर्नेंस, एनवायरमेंट, एनर्जी, रिसोर्सेज, इकोनॉमी एंड ग्रोथ। बेसिकली एक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एक थिंक टैंक है, एक पॉलिसी थिंक टैंक, यानी कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इन मुद्दों के ऊपर डिस्कस करती है और पेपर या फिर व्यू पॉइंट्स गवर्नमेंट को प्रेजेंट करती है। सिक्योरिटी, गवर्नेंस, एनवायरमेंट, इनके द्वारा राइजीना डायलॉग बेसिकली अरेंज कराया जाता है, जिसका जो कि इस समय भारत का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट
इंटरनेशनल पॉलिसी फोरम बना हुआ है। थिंक टैंक से अगर आप क्या समझते हैं, आप रेगुलरली जो भी अखबार में कई सारे से आइडियाज पढ़ते हैं, व्यू पॉइंट्स पढ़ते हैं, वो बेसिकली इसी किसी प्रकार के थिंक टैंक की स्टडी के द्वारा आता है। ठीक है, कि भारत को क्लाइमेट चेंज में कैसे बढ़ना चाहिए, भारत को हमारे जो नेबरिंग सिक्योरिटीज है उसके बारे में क्या करना चाहिए, पाकिस्तान से क्या खतरा हो सकता है, चाइना से किस प्रकार का खतरा हो सकता है, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ किस प्रकार से रिलेशन बढ़ाने चाहिए, अगर पाकिस्तान चारों तरफ इंडियन ओशियन में बंदरगाह बना रहा है तो वो स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स उसको कहना, ये जो सब बेसिक आइडियाज होते हैं रिलेटेड टू इंटरनेशनल पॉलिसी, वो जनरली ऐसी सेवरल थिंक टैंक्स के द्वारा डिस्कस किए जाते हैं, उनको पब्लिश किया जाता है, उनके ऊपर रिसर्च की जाती है। थिंक टैंक का एग्जांपल लेने के लिए देखिए, जिस प्रकार से ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, ठीक है, यहां पर ये, क्योंकि ये इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है राइजिना, तो यहां पर बड़ी सारी सी डिस्कशन होगी एंड दे विल पब्लिश इट इन ऑन देयर वेबसाइट, जो कि आपके लिए फ्रीली एक्सेसिबल है। अब यहां पर इनके पास कई सारी चीजें होती हैं, ये क्लाइमेट, फूड एंड एनवायरमेंट पे स्टडीज प्रेजेंट करते हैं, डिफेंस सिक्योरिटी पे, डेवलपमेंट पे, डोमेस्टिक पॉलिटी और गवर्नेंस पे, इकोनॉमीज और इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस पे स्टडीज होती है कि लोग इलेक्शंस कैसे कर रहे हैं, एनवायरमेंट का क्या हाल है, एजुकेशन कैसे बढ़ाई जाए, एजुकेशन के स्टैंडर्ड लो कैसे हैं, हमारी जो इंडियन यूनिवर्सिटीज है, ये जब सब आइडियाज हैं, अलग अलग प्रकार के थिंक टैंक डिसाइड करते हैं। देखिए, ये इन सब के आपने कहीं ना कहीं में नाम सुने होंगे, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट्स, आगामी नाम है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी, ऑल दीज आर कॉल्ड एज थिंक टैंक्स। इनका काम बेसिकली रिसर्च पेपर्स डेवलप करना है, किसी भी पर्टिकुलर आइडिया को डेवलप करना है, अंडरस्टैंड करना है एंड प्रेजेंट करना होता है पब्लिक पॉलिसी में ब्यूरोक्रेट्स को और पॉलिटिशियंस को, या फिर हम पब्लिक को, सिविल सोसाइटी को। अलग अलग प्रकार के थिंक टैंक हैं, कुछ गवर्नमेंटल फंडेड होते हैं, कुछ नॉट फॉर प्रॉफिट होते हैं, प्राइवेटली भी फंडेड होते हैं। जैसे सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी है, ये IIM बैंगलोर के द्वारा फंडेड है और वहीं से रिसर्च और डेवलपमेंट भी होती है। कुछ इसमें से गवर्नमेंट है, कई एरिया स्पेसिफिक भी होते हैं, जैसे कुछ ऐसे थिंक टैंक है जो कि सिर्फ एग्रीकल्चर से संबंधित काम करते हैं, कुछ जनरल होते हैं। इसी प्रकार से जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है वो एक ऐसा थिंक टैंक है जो कि सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजी, गवर्नेंस, एनवायरमेंट, एनर्जी, रिसोर्सेज, इकोनॉमिक और ग्रोथ, इसके बारे में काम करता है। और इनका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो क्या नाम है, फ्लैगशिप डायलॉग या समिट है, जिसको एनुअली कराया जाता है, जिसका नाम है राइजिना डायलॉग। अब राइजिना डायलॉग यहां पर बात हुई है, इसके बारे में बात करते हैं। क्वाड भी आप जानते होंगे, क्वाड और दी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। अगेन 4 लोग जहां पर मिलकर एक दूसरे से बात करते हैं, उस चीज को कहा जाता है क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग। इज नॉट एन एशियन नेटो एंड इंडिया नेवर हैड ए नेटो मेंटालिटी। क्योंकि इसको एशियन नेटो कहा जा रहा है, तो इस चीज को क्लैरिफाई किया है जयशंकर ने कि बेसिकली इट्स नॉट एन एशियन नेटो। He stressed that in changing global order, like-minded countries are coming together to form coalitions. उन्होंने कहा कि इन चारों देशों का साथ आने का मतलब सिर्फ ये है कि बेसिकली हमारे जो दिमाग हैं वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं, वी आर कंपैटिबल विद ईच अदर एंड हेंस वी वांट टू वर्क विद ईच अदर। इसका कोई उद्देश्य किसी दूसरे कंट्री को अपोज करना या सपोर्ट करना नहीं है, इट इज जस्ट ए फोरम टू वर्क टुगेदर। नेटो के बारे में भी आप समझ लीजिए कि नेटो क्या होता है। नेटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1949 में स्टार्ट की गई थी। और यह बात ध्यान रखिए कि इट इज ए मिलिट्री अलायंस। मिलिट्री अलायंस का मतलब होता है इस ट्रीटी के जो मेंबर है, इस ट्रीटी के जो मेंबर है, अगर किसी एक कंट्री के ऊपर कोई अटैक कर देता है तो सारे के सारे कंट्रीज उसको डिफेंड करने के लिए आएंगे। इस प्रकार का इनके बीच में एक अलायंस किया हुआ है, एक अग्रीमेंट किया हुआ है। इसके टोटल 30 मेंबर्स और प्राइमरली स्पीकिंग सारे के सारे नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के मेंबर्स हैं, 30 के 30। नॉर्थ मैकेडोनिया नाम का कंट्री जो है सबसे लेटेस्ट मेंबर है, 30वें वाला जो मेंबर है नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन का। ये इनका लोगो है नॉर्थ अटलांटिक का। तभी यहां पर देखिए जब एशियन नेटो कहा गया था तो बीच में वो लोगो बना के 4 देश दिखाए गए थे जो कि क्वाड के मेंबर्स हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग सवाल है, नेटो के किसी एक कंट्री के ऊपर अगर कोई अटैक कर देता है तो सारे के सारे कंट्री उसको डिफेंस करेंगे, यानी कि वो अटैक सारे के सारे कंट्रीज पर माना जाएगा। एंड दिस ट्रीटी वाज साइंड इन 1949। द क्वेश्चन अराइजेस, हैज दिस ट्रीटी एवर बीन अप्लाइड? इट हैज बीन अप्लाइड टिल वंस। आज तक एक बार ऐसा अप्लाई किया गया है जब 9/11 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर
अटैक कर दिया गया था। जो टेररिस्ट अटैक था उसको बेसिकली वॉर ऑन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है। आर्टिकल 5 ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी विच रिक्वायर्स member states to come to the aid of any member state subject to an armed attack। तो यानी किसी एक मेंबर स्टेट पर आर्म्ड अटैक हो जाएगा तो सारे के सारे कंट्रीज उसको डिफेंड करने के लिए आएंगे। was invoked for the first and the only time after the September 11 अटैक। तब अफगानिस्तान के अंदर जब बेसिकली ट्रूप्स भेजे गए थे, सो दे वर एक्चुअली सेंट अंडर द नेटो लेड इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स। ये 30 के 30 कंट्री जो यूएसए के ऊपर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, ऐसा माना जाता है लीगली कि वो बेसिकली इन 30 के 30 पे हुआ था अंडर दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एंड नाउ इट इज बीइंग क्लेम्ड बाय सम पॉलिटिकल कमेंटेटर्स कि क्वाड इज एक्चुअली अ स्टेप टू मेक एशियन नेटो, ताकि इन कंट्रीज के ऊपर बेसिकली, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे सेंट्रल एशियन नेटो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया इज द सेंटर पीस ऑफ द नेटो एंड दूसरा जापान है, तो इनमें से किसी के ऊपर कोई भी अटैक होगा तो एक मिलिट्री अलायंस है। एशियन नेटो का मतलब है कि इट्स अ मिलिट्री अलायंस। जयशंकर हैज क्लैरिफाइड इट इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जो है इज नॉट रीइंफोर्सिंग द कोल्ड वॉर बट टू ओवरकम इट। अब नेटो का जो मेन रोल था पूरे के पूरे पिछले 70 सालों में वो था कि उसकी वजह से कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई। नेटो जब से बना तो धीरे धीरे जो कैपिटलिस्टिक कंट्री थे और जो कम्युनिस्टिक कंट्री थे यानी यूएसए और रशिया के बीच में उन्होंने कोल्ड वॉर को बढ़ावा दिया। 1990s में बर्लिन वॉल गिरने के बाद और यूएसएसआर के स्प्लिट होने के बाद बेसिकली नेटो का रोल है इतना ज्यादा नहीं रहा है और वो मोर और लेस घट गया है। बट इंटरेस्टिंगली इट वाज एक्चुअली ओनली इंप्लीमेंटेड एंड अप्लाइड वंस आफ्टर द कोल्ड वॉर वाज ओवर फॉर अ डेकेड। कोई बात नहीं। द आइडिया दैट व्हेन वी कम टुगेदर एंड देयर इज सम सॉर्ट ऑफ थ्रेट और मैसेजिंग टू अदर्स, आई थिंक पीपल नीड टू गेट ओवर दिस। हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहते हैं कि ये हर बार का ये नहीं होता है कि जब भी हम कहीं पर आए हैं तो बेसिकली किसी और के अगेंस्ट के लिए आए हैं। ये जो एशियन नेटो जैसे शब्द है ये सिर्फ माइंड गेम्स हैं बेसिकली, हमारे उसके ऊपर एलिगेशंस लगाने की बात है। Denying that Quad is a security alliance. Quad is not a security alliance. He said that it has dealt with 10 broad subjects so far. जो हमारा Quad है उसमें आज तक 10 टॉपिक्स के बारे में बात की गई है। वैक्सीन कोलैबोरेशन, हायर एजुकेशन, स्टूडेंट मोबिलिटी, क्लाइमेट एक्शन, हाई अवेलेबिलिटी, डिजीज रिकवरी, emerging technologies, resilient supply chains, semiconductors, disinformation, counter terrorism and maritime security. इनमें से कोई भी किसी भी कंट्री के अगेंस्ट कुछ एंटी व्यू पॉइंट नहीं है। ये सारे के सारे इन चारों कंट्रीज के शेयर्ड इंटरेस्ट हैं, शेयर्ड डेवलपमेंटल आइडियाज हैं, इसीलिए उनके बारे में बात हो रही है। दिस वाज इट, यही समझना जरूरी है। मेंस में एक सीधा क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द क्वाड। इज क्वाड अ एशियन नेटो? इज क्वाड अ मिलिट्री अलायंस? शुड क्वाड बी अ मिलिट्री अलायंस? इस प्रकार से सो ये अंडरस्टैंड रखिएगा और वहां पर बहुत आसानी से जो भी मेंशन कर देगा कि इन राइजिना डायलॉग मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जयशंकर एक्चुअली असर्टेड दैट इट इज नॉट। और इसमें से फिर याद रखिएगा कि कुछ अच्छे अच्छे 10 व्यू पॉइंट्स, 10 जो कोलैबोरेटिव प्लेसेस हैं, स्पेसेस हैं जहां पर क्वाड इंडल्ज करता है। जैसे वैक्सीन कोलैबोरेशन में एक क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप डेवलप हुई है जिसमें जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन जो कंपनी है वो जो वैक्सीन बनाएगी विच दे आर ट्राइंग टू मेक अ 1 शॉट वैक्सीन। अभी तक जितनी वैक्सीन है वो सब 2 शॉट वैक्सीन है। वो 1 शॉट वैक्सीन इंडिया का एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है बायोलॉजिकल ई, दे विल मैन्युफैक्चर मोर देन 1 बिलियन ऑफ सच वैक्सीन। तो ऐसे पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन है एक दूसरे के साथ डेवलपमेंटल आइडियाज के ऊपर। दिस इज व्हाट द रोल ऑफ क्वाड इज। इट इज नॉट अ कंपटीशन एंड इट इज नॉट अ सिक्योरिटी अलायंस। We share the same willingness to work together simply because we get along well and not just because we share some common interests or concerns, but because we are democracy, because we comply with the rule of law. On top of it, we want to do it together. ये reason है क्वाड का। हम साथ काम करना चाहते हैं, हमें एक दूसरे के साथ काम करना अच्छा लगता है, हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं, वी ऑल आर डेमोक्रेसी, हम रूल ऑफ लॉ से कंपाइल करते हैं एंड क्योंकि हम करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू डू इट टुगेदर। इट हैज नथिंग टू डू विद एनी अदर कंट्री। इन अ वेरी सटल मैसेज टू चाइना, इट इज नॉट अ कॉम्पिटिशन फॉर यू। सो द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज हु आर लुकिंग टू वर्क टुगेदर। पिक योर रीजन, पिक योर कॉम्बिनेशन, बट आई थिंक दैट इज वेयर द वर्ल्ड इज मूविंग। तो वो बोल रहे हैं कि अब हर चीज को मिलिट्री अलायंस के लेंस से ना देखा जाइए। वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स these kind of countries जो कि कुछ ग्रुप बना के अपने शेयर्ड आइडियाज और शेयर कॉमन वेस्टेड इंटरेस्ट के आगे बढ़ते हैं। दिस इज व्हाट इट इज। आप किसी भी इंटरेस्ट, किसी भी रीजन पे कुछ काम करना चाहते हैं, उन देश, उस रीजन में जिस जिस कंट्री के इंटरेस्ट हैं उसके साथ मिलके हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ आगे बढ़े। You'll need the PDF of this class. I'm pretty sure about it. That is available on this Telegram channel.
You can also have a conversation with me on this Telegram channel through voice chats, which we do almost on an alternative basis. If you liked this class, and which I'm pretty sure that you did, right? Well, some of you did, right? जिन्होंने पसंद की इस क्लास को प्लीज इस YouTube वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जरूर बताने का. I personally read them and that is my favorite part of the day. Have a nice day. I'll see you in the next class.